जय हिंद दोस्तों। मैं रमाकांत जायसवाल स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी विथ रामा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों उम्मीद होगा कि आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम दोस्तों पढ़ क्या रहे हैं, इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था को हम लोग पढ़ रहे हैं। और हमने अपने पिछले वीडियो में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक की चीज़ों को पढ़ लिया है। ये हमारा जो वीडियो है, ये जो हमारा लेक्चर है वह इंडियन पॉलिटी से संबंधित है। इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित है। और इससे पहले हमने दो वीडियो में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक की चीज़ों को कवर कर लिया कि कैसे भारत का विभाजन हुआ और कैसे भारत की स्वतंत्रता मिली, और पाकिस्तान और भारत का कैसे गठन होता है, दो देश कैसे बनते हैं। इसके पहले हमने यहाँ तक की चीज़ों को अच्छे से पढ़ लिया। आप सब जानते हैं कि दोस्तों आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप वनडे की तैयारी कर रहे हो या आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीपीसीएस, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की आप अगर तैयारी कर रहे हो, या अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जिसमें पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके लिए यह वीडियो बहुत ही लाभदायक है। क्योंकि आप जानते हैं कि एग्जाम में भारतीय राज्य व्यवस्था से बड़ी मात्रा में क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही आसान होता है। बस इसको आपको आसानी से थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत होती है, चीज़ों को कॉन्सेप्चुअल समझने की ज़रूरत होती है और आप वहाँ आसानी से नंबर ला सकते हैं। इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, जो आपको अगर 10 क्वेश्चन आता है तो आप आराम से सिलेक्शन भर का नंबर ला सकते हैं। बहुत आसानी से इसको आप समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। बस ज़रूरत दोस्तों होती है चीज़ों को समझने की और सही से पढ़ने की। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं इसके आगे की चीज़ों को, जहाँ हमने यहाँ तक की चीज़ों को पढ़ लिया था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक की चीज़ों को पढ़ लिया था। आज कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है दोस्तों, हम आज वहाँ से चीज़ों को स्टार्ट करने वाले हैं। अब देखेंगे कि कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों आपका समय ना बर्बाद करते हुए हम शुरू करते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के आगे की चीज़ों को लेकर। तो आप सभी दोस्त बहुत ध्यान से वीडियो को देखें और सुनने की कोशिश करें, और साथ ही साथ चीज़ों को नोट डाउन भी करते चलें ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। तो देखिए जो हमारा पहला फैक्ट दिया गया है दोस्तों कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। दोस्तों आप याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, तो आप याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स ही बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। और दोस्तों देखिए अगला फैक्ट क्या दिया गया है कि प्रधान सेनापति की शक्तियां सर्वप्रथम प्राप्त किसने किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो आप दोस्तों इसको याद रखिएगा, जो कि प्रधान सेनापति की जो शक्तियां होती थी, यानी सेनापति के रूप में प्रधान सेनापति की शक्तियां, मतलब सर्वोच्च सेनापति की शक्तियां किसने प्राप्त किया था सबसे पहले, यहाँ बात की गई है सर्वप्रथम दोस्तों, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस शक्ति को सबसे पहले प्राप्त किया था। अब पूछा जाए अगर आपसे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। दोस्तों ये जो गवर्नर जनरल से संबंधित चीज़ें हैं, जो हमारा इतिहास वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें बहुत विस्तार से इनके बारे में चीज़ों को बताया गया है कि किस गवर्नर जनरल ने क्या क्या काम किया है। यहाँ जो भारतीय राज्य व्यवस्था में इंडियन पॉलिटी वाली बुकलेट में जितनी चीज़ें दी गई है, हम यहाँ उसी चीज़ों को पढ़ा रहे हैं। बाकी आप इसके बारे में जो भारतीय इतिहास वाला हमारा जो लेक्चर उसमें देखेंगे तो आप अच्छे से चीज़ों को और पाएंगे। देखिए तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल दोस्तों कौन था, वह था लॉर्ड विलियम बेंटिक। और देखते हैं दोस्तों अगला फैक्ट क्या दिया गया है। कानून निर्माण में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत कब की गई, तो 1861 का जो भारतीय परिषद अधिनियम आता है उसके तहत की गई। तो अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों क्वेश्चन कि कानून निर्माण में यानी लॉ मेकिंग में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत कब की जाती है, तो जो 1861 का एक्ट आता है दोस्तों, 1861 का जो भारतीय परिषद अधिनियम आता है उसके तहत कानून निर्माण में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। अब हम दोस्तों देखते हैं कि बर्मा को भारत से कब अलग किया गया, तो यह कब किया गया दोस्तों, 1937 में यानी 1937 में। आप दोस्तों याद रखिए कि बर्मा किसको जानते हैं, आप जानते हैं आज के समय में जो बर्मा की अगर हम बात करें तो म्यांमार जो हमारा है उसी को बर्मा बोला जाता है। पहले ये जो म्यांमार आज का हमारा वर्तमान का जो म्यांमार है इसी को क्या बोला जाता था कि बर्मा बोला जाता था। आप जानते हैं कि हमारा जो अगर आप इंडिया की मैप देखेंगे तो यहाँ इस साइड आप देखेंगे कि म्यांमार यानी बर्मा है। अगर आप इंडिया की मैप देखेंगे आप मैप पेपर में तो आप देखेंगे इस साइड हमारा जो है बर्मा है। तो बर्मा को भारत से कब अलग किया गया था दोस्तों, तो वह किया गया था 1937 में। इसी को आज वर्तमान में दोस्तों म्यांमार के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि सर्वप्रथम
उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया था। कहाँ किया गया था? तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम में। तो अगर आपसे दोस्तों यह पूछा जाए कि सर्वप्रथम यानी सबसे पहले उत्तरदायी शासन जैसे शब्द का प्रयोग कहाँ देखने को मिलता है, तो 1919 का जो एक्ट आता है यानी 1919 का जो अधिनियम आता है उसमें देखा जाता सबसे पहले उत्तरदायी शासन। आप जानते हैं ना, उत्तरदायी शासन मतलब जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस हो, मतलब जिसकी एक जिम्मेदारी। उत्तरदायी शासन का मतलब कि एक ऐसा शासन जिसकी जिम्मेदारी है कि आप हम ऐसा काम करेंगे, आपके हित में काम करेंगे। तो इस तरह का टर्म उस समय आया था। कोई उन लोगों ने काम ऐसा नहीं किया था अंग्रेजों ने। आप जानते हैं कि अंग्रेजों के जितने काम होते थे वो सब उनके अपने इंटरेस्ट में होते थे। हर एक काम के पीछे उनका अपना हित होता था, उससे भारतीयों के हित का कोई लेना देना नहीं होता था। उनका सिर्फ एक ही मकसद था, यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करना, रेवेन्यू कलेक्ट करके अपने देश में ले जाना और वो इंग्लैंड को मजबूती प्रदान करना और हमारा आर्थिक और मानसिक हर तरह से क्या करना, शोषण करना। तो दोस्तों आप यहाँ याद रखिए कि सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है? 1919 यानी 1919 का जो एक्ट आता है दोस्तों उसमें देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना कब की गई। तो देख लीजिए आरबीआई की जो स्थापना होती है वो 1935 का जो अधिनियम आता है 1935 का, उसके अंतर्गत की गई है। तो अगर आपसे पूछा जाए भारतीय रिजर्व बैंक, तो आप याद रखिएगा दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का मतलब होता है आरबीआई। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जिनको ना पता हो आप देख लीजिए दोस्तों, आरबीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी आरबीआई की स्थापना दोस्तों किस अधिनियम के तहत की गई अगर आपसे पूछा जाए तो आप याद रखिएगा 1935 यानी 1935 का जो एक्ट आया था उसके तहत आरबीआई की स्थापना की गई है। अब हमारा अगला फैक्ट जो है दोस्तों उसको हम देख लेते हैं कि संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग किसने किया था, तो स्वराज पार्टी ने किया था। दोस्तों हम इसको इरेज कर लेते हैं। आप याद रखिएगा कि जो संविधान सभा है, अगर पूछा जाए कि संविधान सभा, यहाँ जो दिया गया है कि संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग किसने की, तो सर्वप्रथम मांग की दोस्तों स्वराज पार्टी ने अभी कब की? 1934 में, 1934 में। और एक फैक्ट और दिया गया है दोस्तों कि सर्वप्रथम भारत में संविधान सभा के गठन का विचार देने वाले व्यक्ति कौन थे, तो आते एम.एन. रॉय ने दिया था। कब? 1934 में। और एक फैक्ट और दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग कब की, तो 1934 में। तो आप दोस्तों यहां देख रहे हैं कि संविधान सभा की संबंधित 3-4 फैक्ट दिए गए हैं जिनसे हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। और संविधान सभा को दोस्तों बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जो संविधान सभा है, देखिए इसके बारे में एक फैक्ट दिया गया कि इसकी सर्वप्रथम मांग यानी सबसे पहले मांग किसने किया था, तो सबसे पहले मांग किया था स्वराज पार्टी ने। जो स्वराज पार्टी थी उसी ने मांग किया था। कब? 1934 में यानी 1934 में। और एक फैक्ट और दिया गया दोस्तों कि सर्वप्रथम भारत में संविधान सभा के गठन का जो विचार देने वाले व्यक्ति कौन थे। मांग किया था स्वराज पार्टी ने, लेकिन इसके विचार किसने दिया था, तो विचार दिया था दोस्तों एम.एन. रॉय ने 1934 में। एम.एन. रॉय दोस्तों ने दिया था। कब दिया था? 1934 में। अगर आपसे और पूछा जाए दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यानी आईएनसी की यहाँ बात हो रही है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा जब आप इतिहास वाला लेक्चर पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे, हमारा वीडियो पढ़ा हुआ आप उसको देख लीजिएगा इतिहास वाला, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में उसमें अच्छे से बताया गया है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग कब की थी, तो वह किया था 1934 में दोस्तों। 1934 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग की। तो इस संविधान सभा से संबंधित ये जो 3-4 फैक्ट हैं इसको आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है दोस्तों कि भारतीय संविधान सभा चुनी गई अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। क्या होता है, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो भारतीय संविधान सभा, इस संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ था, वहाँ एग्जाम में आपको दे दिया जाता है कि डायरेक्ट इलेक्शन के तहत हुआ था या इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू हुआ था। तो आप जानते हैं डायरेक्ट को ही बोला जाता है प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट को दोस्तों बोला जाता है अप्रत्यक्ष। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो संविधान सभा थी यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसको चुना गया था डायरेक्ट इलेक्शन के तहत कि इनडायरेक्ट, तो आप याद रखिएगा इनडायरेक्ट इलेक्शन के तहत इसका चुनाव हुआ था। यानी अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा संविधान सभा का दोस्तों चुनाव किया गया था। ये भी बहुत बड़ी मात्रा में इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आपसे कंफ्यूजन हो जाता, तो आप याद रखिएगा अप्रत्यक्ष चुनाव इसके लिए हुआ था, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था।
अब हम बात करते हैं दोस्तों संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की क्या प्रक्रिया रही है, क्या प्रोसेस रहा है संविधान सभा और संविधान सभा के निर्माण की, उसको हम देखते हैं दोस्तों कि उससे क्या क्या क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप दोस्तों पहले देख लीजिए संविधान सभा यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसके बारे में आप देख लीजिए कि इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों आप यही याद रखिएगा कि इसका जो गठन हुआ था वह कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा हुआ था, यानी 1946 का जो कैबिनेट मिशन आया था, उसी मिशन के द्वारा संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का दोस्तों गठन किया गया था। और पूछा जाए दोस्तों आपसे कि भारतीय संविधान का जो निर्माण है वो कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा गठित संविधान सभा ने किया था। तो इस संविधान सभा का अगर पूछा जाए गठन कब हुआ था, तो 1946 में हुआ था संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा आज का जो भारतीय संविधान है, इसका निर्माण कैसे हुआ था, तो इसका निर्माण दोस्तों हुआ था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा गठित संविधान सभा ने। यानी ये जो संविधान सभा है, इसी संविधान सभा ने भारतीय संविधान का निर्माण किया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया है, तो जो संविधान सभा थी इसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इसी संविधान सभा ने निर्माण किया है, 1946 में किया है। और ये कैसे हुआ था, कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ दोस्तों। तो आप इसको याद रखिएगा। दोस्तों एक देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं संविधान सभा के बारे में कि जो संविधान सभा थी, अगर पूछा जाए इसकी पहली बैठक कब हुई थी, प्रथम बैठक जो हुई थी वह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इससे एक फैक्ट और पूछा जाता है कि इसकी अंतिम बैठक कब हुई थी, तो अंतिम बैठक जो हुई थी दोस्तों वह 24 जनवरी 1950 को हुई थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो संविधान सभा है इसकी प्रथम बैठक कब हुई थी, तो आप याद रखिएगा 1946 में 9 दिसंबर को हुआ था, यानी 1946 में 9 दिसंबर को। अगर अंतिम बैठक आपसे पूछा जाता है दोस्तों, तो आप बताएंगे 1950 में 24 जनवरी को हुआ था, यानी 1950 में 24 जनवरी को हुआ था इसकी अंतिम बैठक। अगर आपसे ये पूछा जाए दोस्तों कि जो संविधान था, इस संविधान को अंगीकृत कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। ये डेट आप दोस्तों याद रखिएगा कि जो संविधान था हमारा इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इसको अंगीकृत कब किया गया था, तो 1949 में, यानी 1949 में किया गया था दोस्तों 26 नवंबर। तो आप ईयर और डेट और मंथ ये तीनों याद रखिएगा कि संविधान को अंगीकृत कब किया गया था, 1949 में 26 नवंबर को किया गया था, यानी 26 नवंबर को किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए तो कि कुल महिलाएं कितनी थी संविधान सभा में दोस्तों, तो कुल महिलाएं जो थी वो 15 थी। अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाए अगर आपसे कि ये जो संविधान सभा था, इस संविधान सभा में कुल महिलाएं कितनी थी, यानी वुमेन कितनी थी, उनका पार्टिसिपेशन कितना था दोस्तों, तो महिलाओं की संख्या जो थी 15 थी। और इसका जो कुल अधिवेशन हुआ था, अगर इस अधिवेशन की संख्या पूछा जाए दोस्तों, तो वह कितना था, 11 अधिवेशन हुआ था। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा जो थी, संविधान सभा का कुल अधिवेशन कितना हुआ था, तो कुल अधिवेशन की संख्या क्या थी, 11। और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो अस्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। तो आप ये नाम याद रखिएगा कि जो संविधान सभा थी, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष अगर पूछा जाए, यह भी क्वेश्चन बहुत पूछा जा चुका है दोस्तों, तो अस्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। तो आप इस फैक्ट को भी बहुत अच्छे से दोस्तों याद रखिएगा। तो दोस्तों इस संविधान सभा से संबंधित जो फैक्ट दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से संबंधित जो फैक्ट दिया गया है, आप इसको याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। बस दोस्तों ज़रूरत है कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप उसके टारगेट को हमेशा अपने दिमाग में रखे रहिए। आप चाहे रेलवे के कर रहे हो या बैंकिंग की कर रहे हो, एसएससी, यूपी, पीसीएस, आरओ या आरओ, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, उसका बैक ईयर पेपर भी अपने साथ साथ पढ़ाई करते वक्त आप बैक ईयर पेपर भी देखते रहिए। क्योंकि जब आप बैक ईयर पेपर देखते हैं, यानी जो और कम से कम बैक ईयर पेपर देखने का तरीका होता है कि पिछले 10 ईयर्स, यानी आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका पिछले 10 साल में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, आप उसको पहले देखते रहिए। क्योंकि इसी से आपको पता चलता है कि आपको क्या पढ़ना है। क्योंकि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उसका सबसे मेन रोल निभाता है उसमें सिलेबस और बैक ईयर क्वेश्चन पेपर, सिलेबस और बैक ईयर क्वेश्चन पेपर। क्योंकि सिलेबस आपको यह बताता है कि ये पाठ्यक्रम है, आपको इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए ये आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन बैक ईयर क्वेश्चन पेपर आपको ये बताता है कि इस पाठ्यक्रम में से ये टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपके सबसे अच्छा है दोस्तों कि आप सिलेबस को अपने लर्न रखे रहिए जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, और बैक ईयर क्वेश्चन पेपर आप साथ में देखते चलिए। उसके बाद आप क्या करिए, अपनी पढ़ाई को करिए।
आप वीडियो को 2-3 बार देखते जाइए, आप नोट्स भी बनाते रहिए, क्योंकि आपको रिवीजन में इंपॉर्टेंट करेगा। और आपका जो कोई प्रैक्टिस सेट आप कोई भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो ऑनलाइन कोई प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, या मार्केट में बहुत सारी बुक अवेलेबल है आपके एग्जाम के हिसाब से, आप उसको लगाते रहिए। क्योंकि प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपको ये बताता है कि आपको क्या कमी रह गई थी। मतलब आपने पढ़ाई तो अच्छे की, जब हम पढ़ते हैं तो हमको लगता है सब आता है, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमको वहाँ अच्छे से पता चल जाता है कि हमसे क्या चीज़ छूट गया। तो यही जो आप नोट्स बनाए रहेंगे, फिर आप जब रिवीजन वाले नोट्स में देखेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। देखिए कंपटीशन बहुत टफ हो गया दोस्तों, समय आ गया है स्मार्ट स्टडी प्लस हार्ड वर्क। केवल हार्ड वर्क से आप चीज़ों को नहीं पा सकते, तो आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा और स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम में सेलेक्ट होंगे। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ दोस्तों, तो आप चीज़ों को साथ लेके चलिए। अब हम देखते हैं दोस्तों, जो उस समय समितियां बनी थी, उन समितियों की अध्यक्षता किसने किया था, इससे भी बहुत बड़ी मात्रा में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है और वहाँ आपसे गलतियाँ हो जाती है। तो देखिए सबसे पहले पूछा जाता है कि जो प्रारूप समिति थी, इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप याद रखिएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो थे वही प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। आप जानते हैं दोस्तों BR अम्बेडकर जी का पूरा नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो आप इसको याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों, देखिए ये थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो 2 समितियों के अध्यक्ष थे। एक थी प्रक्रिया नियम समिति, दूसरी थी संचालन समिति। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे पूछा जाए जो संचालन समिति थी, इस संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संचालन समिति के भी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी तरह जवाहरलाल नेहरू भी 2 समितियों के अध्यक्ष थे, एक थी संघ शक्ति समिति, एक थी संघीय संविधान समिति। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो संघ शक्ति समिति थी, यानी जो संघ शक्ति समिति थी, इस समिति के दोस्तों अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और जो संघीय संविधान समिति थी दोस्तों, इस संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसके भी अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अब हम बात करते हैं दोस्तों सरदार पटेल जी के बारे में। तो देखिए सरदार पटेल जी जो थे वो 3 समितियों के अध्यक्ष थे, आप ये भी याद रखिएगा। एक थी प्रांतीय संविधान समिति, दूसरी थी मूल अधिकार समिति, तीसरी थी अल्पसंख्यक और जनजाति समिति एवं अपवर्जित क्षेत्रों पर बनी समिति। तो अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि सरदार पटेल किस किस समिति के अध्यक्ष थे, तो आप देख लीजिए। अगर पूछा जाए कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार पटेल। मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स से संबंधित जो कमेटी होती थी, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो है भी संविधान वो सरदार पटेल। तो आप रखिए, याद रखिएगा FR यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में दोस्तों हम आगे पढ़ने वाले हैं। आप बस इतना याद रखिएगा कि मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल। और दोस्तों यहाँ क्या दिया गया है कि अल्पसंख्यक और जनजाति समिति एवं अपवर्जित क्षेत्रों पर जो बनी समिति थी, इस समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो वह थे सरदार पटेल। तो दोस्तों ये जो समितियां थी, इन समितियों के जो अध्यक्ष थे, आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अक्सर एक क्वेश्चन जो होता है दोस्तों मैचिंग वाले में दे दिया जाता है, एक तरफ नाम दे दिया जाता है, एक तरफ सब एक समिति का नाम दे दिया जाता है, इधर अध्यक्ष दे दिया जाएगा उधर दे दिया जाएगा समिति, और आपको मैच कराना होता है कि एक दे देगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे, जिसमें से दे देगा या तो निम्नलिखित में से सही बताइए या निम्नलिखित में से सही नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चनों में कन्फ्यूजन हो जाता है कि प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष नेहरू जी थे कि राजेंद्र प्रसाद थे, मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष अम्बेडकर जी थे या सरदार पटेल थे, या प्रारूप समिति के अध्यक्ष अम्बेडकर जी थे या सरदार पटेल थे। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ, और अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो गलतियाँ हो जाती। तो आप इसको आसानी से लर्न कर लीजिएगा, 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। अब हम दोस्तों बात करते हैं जो संविधान सभा थी। अभी हमने संविधान सभा के बारे में पढ़ा ही है कि इस संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था, और जो चुनाव हुआ था कुल 296 सीटों पर चुनाव हुआ था। ब्रिटिश भारत के अंतर्गत कुल कितने 296 सीटों पर चुनाव हुआ था। अब इसमें ये हुआ, जब इस चुनाव का रिजल्ट आया तो उसमें देखिए कि किन किन लोगों को कितनी सीटें मिली। तो जो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था दोस्तों, कितने सीटों के लिए हुआ था, सबसे पहले आप यही याद रखिएगा 296 यानी 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। इस 296 सीटों में दोस्तों कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी, मुस्लिम लीग को 73 सीट मिली थी और अन्य को 15 सीट मिली थी। तो आप याद रखिएगा संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था दोस्तों, वह 296 सीटों के लिए हुआ था। अब पूछा जाए कि 296 सीटों में कांग्रेस को कितनी मिली थी, तो 208 यानी 208 सीटें मिली थी कांग्रेस को। अब मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली थी दोस्तों, तो 73 यानी 73 सीटें किसको मिली थी, इस 296 सीटों में से
मुस्लिम लीग को। बाकी 15 सीटें जो दोस्तों थी वो अन्य को मिली, यानी अदर्स के हाथों में कितनी सीटें गई, तो 15 सीटें गई। तो दोस्तों आप ये जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था इससे भी संबंधित फैक्ट याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ से परीक्षा से उपयोगी कुछ फैक्ट दिया गया है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों हमें पता है कि कुछ फैक्ट ज़्यादा हो जा रहे हैं आज, लेकिन क्या करेंगे, जो भारतीय राज व्यवस्था है एग्जाम में आपसे ऐसे कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल डाटा ही अक्सर पूछा जाता है, ज़्यादातर फैक्ट ही आपसे पूछा जाता है। तो आप फैक्ट नहीं रटेंगे तो आप एग्जाम कर नहीं पाएंगे। तो दोस्तों आप फैक्ट को पढ़ते रहिए, क्योंकि यही चीज़ें आपके लिए लाभदायक होंगी। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप एक दिन सेलेक्ट होंगे तो फिर आपको कुछ भी बर्डन नहीं लगेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों, देखिए परीक्षा से उपयोगी जो यहाँ फैक्ट दिया गया हम देख लेते हैं। देखिए संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए जो संविधान सभा थी, इस संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था, तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता दोस्तों किया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। और दोस्तों आपसे फैक्ट पूछा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने ये जो उद्देश्य प्रस्ताव यानी जो प्रियम्बल हमारा पेश किया जाता है उसको कब पेश किया था, तो 1946 में 13 दिसंबर को। दोस्तों ये जो उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब होता है प्रियम्बल, यानी जो प्रस्तावना आती है। आप जानते हैं कि संविधान से पहले एक प्रस्तावना यानी प्रियम्बल, इसको हम आगे भी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो यही जो उद्देश्य प्रस्ताव था यानी जो प्रस्तावना जो पेश किया था, इसको किसने पेश किया था ये भी पूछा जाता कि इसको पेश करने वाले दोस्तों कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो सबसे पहले यही पूछा जाता कि जो उद्देश्य प्रस्ताव था यानी जो प्रियम्बल था इसको पेश किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू। और कब किया था यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 1946 यानी 1946 में किया था 13 दिसंबर को। अब हम बात करते हैं दोस्तों संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव कब हुआ था, 1946 में हुआ था जुलाई अगस्त में। यानी जो संविधान सभा के बारे में अभी आपने देखा कि 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। आपने देखा कि इसमें से 296 सीटों में से कांग्रेस को मिलती है 208, मुस्लिम लीग को मिलती है 73 और अदर्स को मिलती है दोस्तों कितना, 15। तो यही संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ था दोस्तों, चुनाव कब होता है, 1946 में होता है, 1946 में होता है, जुलाई अगस्त में होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया। तो देखिए अंतरिम सरकार का जो गठन होता है दोस्तों 1946 में होता है 2 सितंबर को। तो अगर आपसे पूछा जाए अंतरिम सरकार, यानी अंतरिम सरकार का मतलब होता है दोस्तों एंट्रिम गवर्नमेंट। अंतरिम सरकार का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों एंट्रिम गवर्नमेंट। तो ये जो अंतरिम सरकार का जो गठन होता है दोस्तों, ये पूछ लिया जाए अगर आपसे कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा 1946 यानी 1946 में। और आप डेट भी याद रखिएगा दोस्तों 2 सितंबर, यानी 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का यानी इंटरिम गवर्नमेंट का दोस्तों गठन किया जाता है। यानी अंतरिम का मतलब सरकार बनने से पहले की सरकार, अंतरिम का मतलब होता अंतिम, मतलब फाइनल सरकार बनने से पहले की जो सरकार है उसी को बोला जाता है इंटरिम गवर्नमेंट। इसका गठन कब हुआ था दोस्तों, 1946 में हुआ था। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि जो हमारा भारतीय संविधान है, यह भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो भारतीय संविधान दोस्तों जो लागू होता है वह होता है 1950 में होता है। 26 जनवरी 1950 को दोस्तों भारतीय संविधान लागू होता है। तो दोस्तों ये फैक्ट आप याद रखिएगा कि भारतीय संविधान लागू कब हुआ है। अभी आपने दोस्तों ऊपर पढ़ा है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, तो आप अंगीकृत वाला भी डेट याद रखिएगा दोस्तों। देखिए भारतीय संविधान को जो अंगीकृत किया गया था, आपने अभी ऊपर पढ़ा है दोस्तों 1949 में, यानी 1949 में संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर, यानी 26 नवंबर 1949 को दोस्तों आपने देखा कि भारतीय संविधान को क्या किया गया था, अंगीकृत किया गया था, यानी अडॉप्ट किया गया था भारतीय संविधान को। लेकिन यहाँ पूछा जाता है कि यही भारतीय संविधान लागू कब हुआ था। तो दोस्तों लागू जो होता है वो 1950 में होता है 26 जनवरी को। तो आप ये भी डेट याद रखिएगा 1950, यहाँ है 26 जनवरी, वहाँ क्या था दोस्तों 1949 26 नवंबर। तो आप याद रखिएगा 1949 26 नवंबर को क्या हुआ था, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, यानी एडॉप्ट किया गया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान जो है यह लागू कब होता है, यानी कब से यह लागू हो जाता है, तो लागू दोस्तों होता है 1950 में, यानी 1950 में होता है, 26 जनवरी को ही होता है 1950 को। तो ये दोनों ही फैक्ट दोस्तों बहुत बड़ी मात्रा में पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा।
अब हम दोस्तों बात करते हैं कि संविधान सभा जो थी, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। तो कुल कितने सदस्य थे दोस्तों, 299 सदस्य थे। और भारत विभाजन के पहले कितने सदस्य थे, तो 399 सदस्य, 389, 389 सदस्य थे। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो आपने देखा कि 299 यानी 299। तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे दोस्तों, 299 सदस्य थे। और आपने ऊपर अभी देखा कि संविधान सभा में महिलाएं कितनी थी, तो 15 महिलाएं थी। तो आप ये भी याद रखिएगा कि संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे, कुल सदस्य थे जो थे वह 299 सदस्य थे। और 299 सदस्य में दोस्तों महिलाएं कितनी थी, तो 15 महिलाएं थी। यानी वुमेन यानी महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन था वो बहुत कम था। आज भी देख रहे हैं दोस्तों, जो लोकसभा विधानसभा का चुनाव होता है भारत में, राज्यों में और केंद्र सरकार का जो चुनाव होता है, यानी जो सांसद के लिए जो चुनाव होता है और विधायक के लिए चुनाव होता है, उसमें भी बात उठती है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी भारत में कम है। तो ये चीज़ें दोस्तों एक समय के साथ बदलती जा रही हैं, क्योंकि ये बात हो रही है दोस्तों 1949 की, 1950 की, 1950 की बात हो रही है। और आज दोस्तों चल रहा है 2022। आप जानते हैं तब से बहुत कुछ चीज़ें बदल गई है, बहुत से लोग जागरूक हो गए हैं। आज के समय में आप जानते हैं हर एक लड़का लड़की पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट है, चीज़ों को समझता है। तो अब ये चीज़ें बदल रही है। यही हम ही जो यूथ हैं, ये इन्हीं यूथ की अब ये जिम्मेदारी है कि चीज़ों को बदले। अब आप देखते हैं कि आज के समय में मांग उठती है कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कम है, यानी महिलाओं को बढ़ावा दिया जाए। आप देखते भी हैं कि ये चीज़ें बदल रही हैं। आप देखते हैं कि सांसद में भी महिलाओं का बदल गया है प्रतिनिधित्व, और राज्यों में भी देखेंगे कि महिलाएं बढ़ रही हैं। आप देखेंगे कि इस समय वर्तमान में जो हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदया जी हैं, वो आप जानते हैं कौन है राष्ट्रपति जी इस समय कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी एक महिला है। बस कमी दोस्तों कि इस पूरे भारत में 28 राज्य हैं, बस 28 राज्यों में देखेंगे कि मात्र एक ही महिला मुख्यमंत्री है, वो वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी जी हैं। तो चीज़ें बदल रही हैं, ऐसा नहीं है। आप इससे पहले जानते यूपी में कौन थी, सुश्री मायावती जी यानी बहन जी पहले मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं, तो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन भी जैसे जैसे लोग जागरूक होंगे, जैसे जैसे समाज में बदलाव आएगा, तो इनका जो रिप्रेजेंटेशन है दोस्तों वो बढ़ता जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये जो प्रारूप समिति थी, यानी जो प्रारूप समिति के आप जानते हैं कि अध्यक्ष कौन थे, B.R. अम्बेडकर जी थे। तो इस प्रारूप समिति के बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद हमारा वीडियो समाप्त हो जाएगा। तो आप बस 2-4 मिनट के लिए और धैर्य रखिए, फिर देखते हैं। तो देखिए जो प्रारूप समिति है दोस्तों, प्रारूप समिति की हम बात करें तो इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 1947 में 29 अगस्त को। तो अगर आपसे पूछा जाए जो प्रारूप समिति है दोस्तों, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, तो गठन जो हुआ था दोस्तों 1947 में हुआ था, यानी 1947 में हुआ था। कब हुआ था, 29 अगस्त को हुआ था दोस्तों। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अब कुल सदस्य संख्या कितनी थी, 7 थे अध्यक्ष सहित। तो अगर आपसे पूछा जाए जो प्रारूप समिति थी, इस प्रारूप समिति में कुल सदस्य संख्या कितनी थी, 7 लोग थे। 7 लोगों में अध्यक्ष सहित थे, यानी अगर अध्यक्ष को छोड़ दिया जाए तो 6 सदस्य थे, 1 अध्यक्ष था। तो अगर पूछा जाए प्रारूप समिति में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कुल कितने सदस्य थे, तो कुल अगर पूछ लिया जाए, अगर ऑप्शन में केवल 7 दिया है तो 7 ही ठीक है। लेकिन पूछा जाए अध्यक्ष सहित अगर पूछा जाए, लेकिन अगर पूछा ऐसे जाए कुल सदस्य कितने थे अध्यक्ष को छोड़ के, तो थे 6। तो आप ये दोनों ही फैक्ट दोस्तों याद रखिएगा। और आपने अभी देखा भी है कि प्रारूप समिति की जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे, यानी भीमराव अम्बेडकर जी थे। अब हम दोस्तों उन 6 सदस्यों की बात कर लेते हैं कि वो 6 सदस्य प्रारूप समिति में कौन थे, क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया जाता था नाम मैचिंग में, वो आप कन्फ्यूजन कर जाते हैं। तो देखिए एक थे N. गोपाला स्वामी अयंगर, दूसरे दोस्तों कौन थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, तीसरे थे K.M. मुंशी, चौथे थे मोहम्मद सादुल्ला, 5वें थे B.L. मित्र और D.P. खेतान। यही B.L. मित्र और D.P. खेतान को आप दोस्तों याद रखिएगा, ये दोनों बदल जाते हैं। तो आप पहले 4 ऐसे याद रखिएगा कि 4 सदस्य कौन थे, N. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी और मोहम्मद सादुल्ला। बाकी ये जो दोनों हैं दोस्तों बाद में इनका स्थान कोई और ले लेता है। देखिए B.L. मित्र का जो स्थान है दोस्तों कौन ले लिया था, N. माधव राव ने। बाद में B.L. मित्र का स्थान दोस्तों ले लेते हैं N. माधव राव, और D.P. खेतान का दोस्तों स्थान ले लेते हैं T.T. कृष्णामाचारी। तो आप याद रखिएगा B.L. मित्र के जगह पे आ जाते हैं N. माधव राव, और D.P. खेतान के जगह पे दोस्तों आ जाते हैं T.T. कृष्णामाचारी। तो दोस्तों आप फैक्ट याद रखिएगा, प्रारूप समिति में कौन अध्यक्ष थे और कितने सदस्य थे। आप जानते हैं अध्यक्ष सहित कुल 7 थे, लेकिन अध्यक्ष को छोड़ दिया जाए तो 6 थे। आप ये भी याद रखिएगा कि बाद में किन लोगों ने स्थान ले लिया था, B.L. मित्र का स्थान N. माधव राव ने ले लिया था, और D.P. खेतान का दोस्तों स्थान ले लिया था T.T. कृष्णामाचारी ने स्थान ले लिया था। तो दोस्तों आप इस सारे फैक्ट को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन
पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इससे आगे की जो चीज़ें हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बस चलते चलते दोस्तों आपसे छोटा सा निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रामा, दोस्तों आप इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रामा को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपके जो भी दोस्त हो या भाई बहन हो जो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो उन तक वीडियो को दोस्तों शेयर कर देंगे और वीडियो को लाइक भी कर देंगे। मतलब आपके भाई बहन दोस्त जो भी घर में कोई तैयारी कर रहे हो आप उन तक दोस्तों वीडियो को पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि यही हमारे मोटिवेशन का जरिया होता है। आप तो जानते हैं कि हम अपना काम कर रहे हैं, ईमानदारी से आपको पढ़ा रहे हैं, तो दोस्तों आपका भी एक दायित्व बनता है कि आप स्टडी विथ रामा यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बस दोस्तों आपसे एक छोटा सा उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ाई भी करेंगे और अपने हेल्थ का भी ध्यान रखिए, क्योंकि आप जानते हैं हेल्थ बहुत ज़रूरी होता है। तो आप पढ़ाई भी करते रहिए और हेल्थ का भी ध्यान रखिए। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद माय डियर फ्रेंड।